नमस्कार दोस्तों, बहुत वक्त के बाद आपसे मुलाकात हो रही है और एक्चुअली हम बनारस में हैं, काशी में गंगा के घाट पे, जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं और आपको घाट काफ़ी अच्छी तरह से साफ दूर दूर तक दिखाई दे, इसलिए हमने कैमरे पे थोड़ी कम जगह घेर रखी है। मेरे साथ मेरे मित्र हैं अभिषेक पांडे, जो बचपन के मित्र हैं, बाल सखा हैं और इसी बनारस में हम दोनों ने अपनी पढ़ाई की, यहीं पे बड़े हुए और बाद में ये इंजीनियर हो गए। इन्होंने बीटेक कर लिया और कंप्यूटर साइंस से किया था, तो जाहिर है कि अब ये अमेरिका में पाए जाते हैं। तो 15 साल आपको हो गए अमेरिका में अभिषेक? हाँ, करीब 13 साल हो गए। तो 13 साल आप अमेरिका में रहे हैं। अभी हम जो यहाँ पर इस बार लौट कर आए, तो मेरा इरादा ये था कि ज़रा ये समझने की कोशिश करें कि बनारस के बारे में हर तरफ बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत कुछ बदल गया है, बहुत कुछ नया हो रहा है, ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। तो क्या लग रहा है लोगों को, यहाँ पे रहने वाले लोगों को, हमारे जैसे लोगों को जो आधे बनारसी हैं और आधे बाहर के हो गए हैं, आप आधे परदेसी हो गए हैं, तो इसको समझने की कोशिश करें कि शहर कितना बदला, कितना नहीं, कैसी तस्वीर दरअसल अब दिखाई देती है और जो यहाँ के लोग हैं वो क्या सोचते हैं और जो बाहर के लोग हैं वो यहाँ के बारे में क्या सोचते हैं, उसको ज़रा समझने की कोशिश करें। तो ख़ास तौर पे पिछले 9 सालों में हम कह सकते हैं कि बनारस के बारे में ज़्यादा लोगों को जानकारी होने लगी है या ज़्यादा लोगों को हिम्मत होने लगी है यहाँ पे आने की। तो आप कहीं भी जाइए, अच्छी खासी भीड़ नज़र आती है, बड़ा ट्रैफिक नज़र आता है और सब लोग यही कहते हैं कि बनारस में चलना फिरना ज़रा मुश्किल हो गया है। लेकिन रिकॉर्ड कहना चाहिए कि अब बनारस का नाम कहीं भी आप लें, मेरे ख्याल से दुनिया में भी कहीं आप लेते होंगे तो वहाँ पर भी लोग बहुत ही आराम से पहचानते होंगे और बहुत कुछ उनको पता होता होगा, नहीं? जी प्रदीप, बिल्कुल। सबसे पहले तो धन्यवाद आपको कि आपने मुझे इनवाइट किया इस टॉक के लिए, इस डिस्कशन के लिए, वो भी इतने जैसे कहते हैं नैनाभिराम दृश्य जो है पीछे गंगा माता का हमारे पीछे है। तो ये अपने आप में एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ बनारस में ही संभव है। पहली बात तो इस तरह के दृश्य के परिप्रेक्ष्य में, इसके बैकग्राउंड में इस तरीके से बात करना। रही बात, पहले हम शायद बाहर की बात कर लेते हैं, क्योंकि जैसा आपने बोला मैं 13-14 साल से बाहर हूँ और उसके पहले भी बनारस से बाहर हुए तो मुझे और भी साल बीत चुके हैं, क्योंकि मैंने भारत में भी अन्य जगहों पे काम किया। तो देखिए, बनारस का क्या है कि बनारस तो हमेशा से फेमस रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, राइट? क्योंकि बनारस जो है सांस्कृतिक राजधानी है भारत की। धर्म के क्षेत्र में, आध्यात्म के क्षेत्र में, बिज़नेस के क्षेत्र में, तमाम तरीक़ों से बनारस जो है एक विश्व पटल पर हमेशा से रहा है। लेकिन ये कहना बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं है कि 2014 के बाद, या कह लें कि 2014 से थोड़ा पहले, जब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनारस को अपना वो चुना, यहाँ से लड़ने की घोषणा करी, तब से वो एकदम से, मतलब जैसे कहते हैं, अगर मैं मैथमेटिक्स की लैंग्वेज यूज़ करूँ तो एक्सपोनेंशियली बढ़ गया उसका। एक्सपोनेंशियली मतलब क्या होता है? जिनको मैथमेटिक्स नहीं आता उनको भी ज़रा बताइए। मतलब समझ लीजिए कि अगर जैसे अगर कोई चीज़ जैसे एक किसी गति से बढ़ रही हो तो वो एक नॉर्मल उसको बोलते हैं, और एकदम से जैसे कोई चीज़ एकदम तेज़ी से बढ़ जाए, बहुत ही कम समय में बहुत तेज़ी से अगर कोई चीज़ बढ़ जाए तो उसको हम एक्सपोनेंशियली कह सकते हैं। मतलब वो जो हम कहते हैं दिन दूना रात चौगुना टाइप, है ना, वो एक्सपोनेंशियल। दिन दूना रात चौगुना, उसके बाद 8 गुना 16 गुना, वो जो है वो एक एक्सपोनेंशियल एग्जाम्पल है। तो जी हाँ, तो ये 14 के बाद से एकदम से जो है उत्सुकता बढ़ी लोगों की, पत्रकारों से लेकर कॉमन मैन से लेकर हर आदमी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, सबको पहले तो ये उत्सुकता थी कि मोदी ने बनारस को चुना क्यों। तो एक बहुत बड़ा प्रश्न था कि आपने बनारस को ही क्यों चुना। और उसके बाद उस उत्सुकता के तहत भी लोग बहुत सारे आए और फिर जो काम हुए यहाँ पर, उसको लेकर फिर वो जैसे एक प्रकार से न्यूज़ वापस फैली मार्केट में, लोग अपने घरों से आए, वापस गए, वहाँ उन्होंने बताया। तो इस तरीके से एक जो साइक्लिक प्रोसेस शुरू हो गया और वो पूरा जो है तेज़ी से बढ़ता गया। तो मुझे एक और बात लगती है, अभिषेक, जिन दिनों आप इंजीनियरिंग कर रहे थे मेरे ख्याल से, तभी मैंने MBA किया था। तो उस समय मैं एक बहुत जाने माने प्राइवेट बैंक में, वो उस समय बैंक नहीं था, उस समय वो NBFC हुआ करता था, फिर वो बैंक बने बाद में चल के। उसके लिए मैंने यूपी में कई शहरों का सर्वे किया था। तो दरअसल मुझे काम ये सौंपा गया था कि यूपी में कानपुर, लखनऊ 2 जगह उनका बिज़नेस था। उन्होंने कहा अब इसके आगे कहाँ जाएं और कहाँ पे बिज़नेस करें। तो मैंने 2-3 शहर का सर्वे किया था, लेकिन सालों तक मैंने देखा उन्होंने कोई ब्रांच खोली नहीं, बल्कि दूसरे बैंकों ने भी कोई ब्रांच खोली नहीं। और आपको याद होगा जयराम रमेश
जो कि अर्थशास्त्री हुआ करते थे, अब चूँकि राजनेता हो गए हैं, उनकी बात करते हैं तो लोग राजनीति की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ एक अर्थशास्त्री की। तो उन्होंने एक कंसेप्ट बनाया था ईस्ट ऑफ कानपुर, EOK, जैसे POK है वैसे EOK। तो उन्होंने कहा ईस्ट ऑफ कानपुर अगर आप भारत के नक्शे पे खींच दें तो उधर कोई आना नहीं चाहता, कोई कंपनी आना नहीं चाहती थी। और चूँकि मैं गुजराती हूँ तो मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि हमारे जो रिलेटिव्स हैं, और फिर वहाँ जब हम, चूँकि मैं मुंबई में गया, आप बाहर गए तो आपको अंदाज़ा लगा होगा कि लोगों का जो नज़रिया था कि ईस्टर्न यूपी में आने में बड़ी दिक्कत है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के इशू है, पता नहीं कितना सेफ़ होगा, कैसे जाएंगे, वो चीज़ें लगता है कि वो धीरे धीरे ख़त्म हो गई। जो हिचकिचाहट थी वो ख़त्म हो गई, और उसकी वजह से जो ईस्ट ऑफ कानपुर है यानी बनारस और प्रयाग और अयोध्या, अब वो उस नक्शे पे आ गए जहाँ कोई भी टूरिस्ट जो भारत का हो या बाहर से भारत में आने वाला हो, वो बनारस भी आएगा और वो प्रयाग भी जाएगा, और आगे वो बहुत बड़े पैमाने पे अयोध्या भी जाएगा। इस वजह से हमने ये परिवर्तन आते हुए देखा। तो चलिए, ये तो एक बदलाव की बात थी, एक शिफ्ट हमने होते हुए देखा। अब अगर ये बताना हो कि भाई बनारस है क्या, बनारस शहर के बारे में, अब तो आजकल फिल्मों में भी बनारस बहुत आने लग गया है, नॉवेल्स में बनारस की बैकग्राउंड होने लग गए हैं, बनारस की कहानियाँ होने लग गई हैं, बनारस से आने वाले पात्र बहुत होने लग गए हैं। लेकिन अगर मुझे कोई पूछे कि भाई बनारस क्या है, तो मैं ये कहता हूँ कि भाई बहुत ही पुराना शहर है, दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है। और बनारस में कहीं कुछ क्षेत्रों में आप चले जाएंगे तो आपको लगेगा कि समय ठहर गया है। अब शायद आपको वहाँ पे कोई 100-200 साल पुराने देश के संस्कृति के दर्शन होंगे। और वहीं बनारस में ऐसे भी बहुत सारे एरिया हैं अभी अब जो कि बिल्कुल आधुनिक है, जहाँ पे आपको लगेगा कि नहीं, आप बिल्कुल भारत के एक आधुनिक शहर में हैं। तो नए और पुराने का बहुत बड़ा मेल है, लेकिन जो इतिहास, जो विरासत, जो पुराने वक्त की यादें या एक जुड़ाव आप कह सकते हैं, आप यहाँ पर आकर के महसूस कर सकते हैं। आपको अगर बनारस को एक शब्द में चुनना हो, एक सीधे भाषा में किसी को बताना हो, आप कैसे बताएंगे, कैसे बताते हैं? बल्कि जी प्रदीप, एक्चुअली ये बहुत ही मुश्किल सवाल है कि बनारस को एक शब्द, एक लाइन या इवन एक 15 मिनट तक बोलते हुए समझा पाना, क्योंकि बनारस इतना कुछ है। और थोड़ी बहुत आपने अभी उसके बारे में मेंशन भी किया कि, और बनारस एक बनारस के अंदर बहुत सारे बनारस हैं, जैसे आपने बोला राइट कि एक पुराना एक नया। तो एक चीज़ तो मैं कहूँगा कि पुराना तो सब जानते हैं, तो पहले नए से शुरू करते हैं कि बनारस एक बहुत ही कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, जिसको बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन, यानी कि इसमें एक मल्टी कल्चरल, हर तरीके के लोग यहाँ रहते हैं, हर धर्म के, हर संप्रदाय के, हर कम्युनिटी मतलब जैसे बिजनेस कम्युनिटी है, धार्मिक तो पूरा एक बहुत बड़ा सेंटर है ही है। तो सांस्कृतिक बहुत तरीके के लोग हैं। बनारस घराना कितना फेमस है संस्कृति और नृत्य संगीत और म्यूज़िक की दृष्टि से। तो ये एक बहुत ही कॉस्मोपॉलिटन सिटी रहा है पहले से, और ये उसकी जो चीज़ वो है वो बढ़ती जा रही है। तो आप ऊपर से देखेंगे तो एक बहुत ही कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, लेकिन आप थोड़ा सा कुरेदेंगे, अगर आपको थोड़ा सा कहीं आप अंदर चले जाएं, किन्हीं गलियों में घुस जाएं, कहीं भी चले जाएं, तो उसके बाद फिर वो आपको जो बनारस की पुरानी पहचान है उसको पाना बहुत ही आसान है। वो आपको 100-150 साल के आपको ऐसी भी चीज़ें मिल सकती हैं जो कि हज़ारों साल के पहले की चीज़ें हों, जो कि चली आ रही हैं, मतलब किसी को पता ही नहीं है कि कब से ये चीज़ चल रही है। ऐसे जो बहुत ही फेमस हमारा मणिकर्णिका घाट है या हरिश्चंद्र घाट है, जहाँ पे ये शवदाह किया जाता है। अब वो पुराणों में भी उनका जिक्र किया गया है, तो अब पुराण सोचे कितने हज़ारों साल पहले लिखे गए, तो तब से चला आ रहा है। तो ये है। और अगर एक बनारस की, जैसे आपने पहचान की बात करी, तो वही जैसे मैंने कहा कि इसके कई आयाम हैं, कई डायमेंशंस हैं। एक इसका धार्मिक रूप है, एक इसका आध्यात्मिक स्वरूप है, एक इसका सांस्कृतिक स्वरूप है, एक इसका बिजनेस और कॉस्मोपॉलिटन स्वरूप है। और ये सारे स्वरूप जो हैं अपने आप में कहीं ना कहीं एक मिलजुल कर चलते हैं, और यही इसकी खासियत है, ये मैं कहूँगा। और इसमें से मुझे अभी तो खैर हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो हम जहाँ बैठे हैं ये राणा महल घाट कहा जाता है। तो जाहिर है कि ये राजस्थान स्टेट के उदयपुर स्टेट के राजा का बनवाया हुआ घाट था। और इसके बगल में फिर आप जाएंगे तो चौसष्टी घाट है, चौसष्टी मंदिर है, वो भी उदयपुर स्टेट के साथ जुड़ा हुआ रहा है। उसके आगे जाएंगे तो दिग्पतिया घाट है, वो बंगाल के किसी राजा का बनाया हुआ है। ऐसे ही आप धीरे धीरे आगे जाएंगे तो आपको एक के बाद एक ऐसे घाट मिलते हैं। जैसे अभी आप अभिषेक कह रहे थे कि
कोई घाट कर्नाटक स्टेट का है, कोई घाट आपको तमिलनाडु का दिखेगा, कोई आंध्र प्रदेश का दिखेगा। और अगर आप इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पे भोसला घाट है, अहिल्याबाई होलकर घाट है, जो कि महाराष्ट्र से जुड़े हुए दिखेंगे। तो सारे राजा महाराजाओं ने यहाँ पर आकर के घाट पे एक एक घाट बनवाए हैं। और इसकी वजह से ये जो सारी विरासत है, जो बिल्डिंगें हैं, ये सैकड़ों साल पुरानी तो कह सकते हैं, कम से कम 100 साल 200 साल पहले की ये सारी बिल्डिंगें हैं, जब इन राजाओं के राज थे, जब ये राजा अपने कामकाज करते थे, इस दुनिया में थे। यानी अगर आप ये कहते हैं कि अहिल्याबाई होलकर ने काशी विश्वनाथ मंदिर का दरअसल जीर्णोद्धार कराया था, और उसके बाद उनके नाम पर यहाँ पर अहिल्याबाई होलकर घाट भी बना हुआ है, और एक भोसला घाट भी है, जो कि फिर महाराष्ट्र से आपको कहीं ना कहीं जोड़ता है। तो ये 150, 200, 250 साल पहले की बात जाहिर तौर पे हो रही है, और ये सब कुछ वैसा ही है। तो जब आप घाट पर अगर चलते हुए जाते हैं, जैसे कि हमारे पीछे देख रहे हैं, तो इस घाट पर आप चलते हुए जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप दरअसल कोई 100 साल 200 साल पहले ही कहीं वॉक कर रहे हैं। हाँ, जब स्टीमर निकलती है तो लगता है नहीं आधुनिक ज़माना आ गया। हालांकि इतनी स्टीमर पहले हुआ नहीं करती। जब हम छोटे थे तो आमतौर पे ये सारी नावें थी खेने वाली जो चलती हैं, तो जाहिर है कि वो उस समय और भी ज़्यादा आपको लगता था कि हाँ ये अतीत ही है, अभी यहाँ पर कोई बहुत आधुनिकता नहीं है। लेकिन अब थोड़ा सा बदलाव धीरे धीरे आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बात और कहना चाहूँगा, आपका एक प्रश्न रह गया कि मैं किसी को बताता हूँ कि बनारस क्या है तो कैसे बताता हूँ। विशेष तौर पे अगर मान लीजिए मैं अपने वहाँ पे अमेरिका में जो वेस्टर्न लोग हैं उनको बताता हूँ, जो भारत के नहीं हैं उनको बताता हूँ, या फिर वो लोग जो कि भारत से जिनका संबंध भारतीय है लेकिन इतना कम आते हैं या बहुत इतने साल हो गए कि उनको संबंध छूट सा गया है। मेरा उनको ये सजेशन होता है कि जैसे आप खासतौर से वेस्टर्न लोगों को, आप भारत घूमने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है ज़्यादातर अधिकतर टूरिस्ट जो हैं पहले वो दिल्ली, आगरा, जयपुर का एक टूर बनाते हैं, वो एक बहुत ही कॉमन टूर है। तो मैं उनको सजेशन देता हूँ कि आप पहले दिल्ली घूम लो, आगरा, जयपुर घूम लो, सारी बड़ी बड़ी जगहें, इस तरह की जो फेमस जगह घूम लो। फिर आप मन चाहे तो आप कहीं और भी घूम लो, पहाड़ों में चले जाओ या साउथ में चले जाओ, केरला चले जाओ। फिर जब आपको असल इंडिया देखना हो, असल भारत देखना हो, तो मैं उन्हें इनवाइट करता हूँ कि आप बनारस जाइए मेरे शहर में, और वहाँ पर कम से कम 3-4 दिन लगाइए, गलियों में घूमिए बिना किसी ज़्यादा प्लानिंग के। जस्ट बनारस को आप ऑब्ज़र्व करिए, आनंद लीजिए। यहाँ पे आपको असल जो भारत है वो ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, चारों जगह का, सभी जगह का, पूरे भारत के कंप्लीट एक आपको पैकेज के रूप में बनारस में मिल जाएगा। ये मैं उनको सजेशन देता हूँ।